हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यकार को हम कई पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि प्राचीन काल के साहित्यकार, मध्यकाल के साहित्यकार और आधुनिक काल के साहित्यकार। और इसके अलावा जो है लोक परंपरा के आधार पर जो रचनाएं लिखी गई हैं उनके भी कुछ साहित्यकार हैं, जैसे कि जगनीक हुए, ईसुरी हुए। इनके बारे में ही अंतिम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन साहित्यकारों की, जिसमें मुख्य रूप से हम सबसे पहले महाकवि कालिदास के पढ़ेंगे। इसके साथ में जो पढ़ने का एजेंडा रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा कि हम ये बात करेंगे कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, कौन से राजा के दरबार में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं, कि काव्य हैं, खंड काव्य हैं, नाटक हैं, और कुछ मिसलेनियस पॉइंट जैसे कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, उनकी समाधि कहाँ पे है आदि। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कालिदास के जन्म और स्थान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, मतलब पीएससी प्रश्न ये कभी नहीं पूछेगा कि जन्म कहाँ पे हुआ है। लेकिन ऐसा जरूर मिलता है प्रमाण कि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के दरबार में ये थे तथा नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। आप मतलब कालिदास अग्निमित्र, जो कि विदिशा के राजा थे, के भी दरबारी रहे हैं। जनश्रुति के अनुसार कालिदास के बचपन में मूढ़ बुद्धि थे। उन्होंने ब्राह्मणों, मतलब उन्हें जो ब्राह्मण उस समय के हुआ करते थे, ने विद्योत्मा नामक सुंदरी और विदुषी राजकुमारी का घमंड चूर करने के उद्देश्य से अपने साथ लिया। उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबार के नवरत्नों में स्थान मिलता है। तो अभी तक बस यही आपको ध्यान रखना है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में ये थे। उपमाएं, मतलब क्या क्या उपमाएं इन्हें दी गई है या उपनाम आप कह सकते हैं। पहला है महाकवि, कवि गुलकुल, कविता कामिनी, विलास। अब आते हैं रचनाओं के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आपको याद होनी चाहिए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। वो ये रहेंगी कि पहली है रचनाएं। कालिदास की कुल 7 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभव। ठीक है। 3 नाटक, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षीय। 2 खंड काव्य, ऋतुसंहार और मेघदूत। ठीक है। मालविका अग्निमित्रम उनकी पहली रचना मानी जाती है, जो शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है। कालिदास की ख्याति कृति जिसे मानी जाती है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके आधार पर इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है। तो ये अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हुए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद करिए। अगले कवि आते हैं भर्तृहरि, और इस बार सिलेबस में जो है इथिक्स में यह भी शामिल हो चुके हैं, तो ये मान के चलिए यहाँ से प्रश्न आना पक्का है। अब बात करते हैं कवि भर्तृहरि की। प्रबंध चिंतामणि और प्रभावक चरित्र के अनुसार भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक उज्जैनी पर राज करने के उपरांत सिंहासन अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और सन्यासी बन गए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की। आपने चुनार उत्तर प्रदेश में साधना की और सरिस्का राजस्थान में समाधि ले ली। चुनार का वही किला जो आपने सुना होगा, चंद्रकांता की है कहानी। ठीक है। एक खत्री जी की उपन्यास चंद्रकांता के ऊपर एक सीरियल बहुत पहले आया करता था, तो यह चुनार के किले के ऊपर ही चंद्रकांता रहा करती थी। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भर्तृहरि थे उन्होंने समाधि कहाँ पे ली थी। समाधि ली थी राजस्थान के सरिस्का में। सरिस्का नेशनल पार्क भी है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का पक्षी विहार भी है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। त्रय शतक, 3 शतक टाइप्स लिखे हुए, जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ऊपर वाले 3 ही आपको याद होने चाहिए, यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बाकी तीनों को भी देख लेना चाहिए। वाक्यदीप, वाक्यपय दीप वृत्ति, भाग्यवृत्ति, भाष्य त्रिपदी, महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्र वृत्ति, वेदांत सूत्र वृत्ति। एक शॉर्ट ट्रिक आप ये कर सकते हैं कि भर्तृहरि जी की जो अन्य रचनाएं हैं उनके लास्ट में वृत्ति आएगी। ठीक है। तो आपको लगभग 2-4 और याद हो जाएंगे। टिक तो कर ही सकते हैं, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नाम जरूर याद रखें।
आगे देखते हैं। भवभूति, ये पद्मपुर के निवासी थे। इनका मूल नाम श्रीकंठ था, किंतु दार्शनिक के मध्य अम्बेक नाम से प्रसिद्ध भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार के प्रतिष्ठित विद्वान थे। इस तरह भवभूति का समय 7वीं शताब्दी रहा होगा। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ थे, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में थे, और इनका मूल नाम जो था वह श्रीकंठ था। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरित। और उत्तर रामचरित जो है वह संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक है। ठीक है, क्योंकि उत्तर रामचरित में जो है माता सीता को जब वनवास यानी घर से निकाल दिया जाता है और फिर लव कुश का जन्म होता है, उसके बारे में वर्णन है, जो कि निश्चित रूप से काफ़ी दुखद घटना थी। और जब वो लव और कुश आपने गाना सुना होगा, वो दरबार में आते हैं तो काफ़ी मार्मिक दृश्य दिख होता है। वो हम कथा सुनाते हैं भगवान श्री राम की, एक अच्छा गाना है, ऐसे करके कुछ भूल रहा हूँ मैं। अगला है बाणभट्ट। पश्चिम बिहार के किसी गांव में संभवतः प्रीतिकूट के विद्वान परिवार में जन्मे हर्षवर्धन ने बाणभट्ट की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको अपना राजकवि बनाया। कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि बाणभट्ट किसके दरबार में थे, तो हर्षवर्धन के। हर्ष स्वयं में भी काफ़ी अच्छा कवि हुआ करता था, और प्राचीन भारत का हम कहें तो अंतिम हिंदू महासम्राट था या चक्रवर्ती सम्राट था। उसके बाद जो है भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था 7वीं शताब्दी के बाद से। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, वो है हर्षचरितम, कादम्बरी और मुकुट तदितिक। कई बार एग्जाम में हर्षचरित पूछा जा चुका है, तो हर्षचरित और कादम्बरी तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके साथ में चंडी शतक और पार्वती परिणय। ठीक है, कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास है। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास है, ये भी याद रखना है। कादम्बरी का अधूरा लेखन बाणभट्ट के देहांत के बाद उसके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया। तो बाणभट्ट में बस आपको ये याद रखना है कि यह सम्राट हर्ष के दरबार में थे, और इनकी रचनाएं जो है हर्षचरित और कादम्बरी है। एक बार व्यापम में पूछा था, आपने को पता होगा जो सोन नदी है, सोन नदी में एक डैम बना हुआ है बाण सागर, शहडोल के देवलौंद स्थान पे। तो बाण सागर नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो वो जो सोन नदी पे डैम है बाण सागर, वो बाणभट्ट के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला। अब देखते हैं मध्यकालीन साहित्यकार। तो मध्यकालीन साहित्यकार बहुत सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट और सारे एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आचार्य केशव, भूषण। ठीक, अभी इस स्लाइड में इन्हीं दो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आचार्य केशव के बारे में। आचार्य केशव का जन्म जो है 1555 के आसपास जो है धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी थे। ये एग्जाम में आया हुआ है, किसके दरबार में थे, राजा इंद्रजीत सिंह। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इनकी रचनाएं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रचनाओं में लास्ट ईयर ही पूछ लिया था MPPSC ने, रसिक प्रिया किसकी रचना है। ठीक है, तो ये हुई रचनाएं। पहला रसिक प्रिया और कवि प्रिया, दोनों रचनाएं जो हैं वह मुक्तक हैं। रामचंद्रिका एग्जाम में पूछा था किसकी रचना है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर रसचंद्रिका, नक्सिख वर्णन, राम अलंकृत मंजरी। ये इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ इसको आप जो है ना अभी से रट्टा मारना चालू करिए। ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। तो आप ऐसे एक बार बोल दीजिए कि राम भगवान जो थे वह कवि प्रिय थे। ठीक है, रसक प्रिय थे। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। और वैसे सब कोई ट्रिक नहीं काम आती। देखिए, अगर आपको प्रीलिम्स
तो मान लीजिए निकल जाएगा, मेंस निकालना है तो कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जब तक रटेंगे नहीं तो मेंस में फेल होते रहें, क्योंकि वहाँ पे इतना समय नहीं रहता कि ट्रिक याद करें कि नाम लिखें। ठीक है, तो ये बहुत सारे चैनल आपको ट्रिक वगैरह कुछ बता देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। वो ट्रिक सिर्फ आप ऑप्शन देख कर याद आएगी। मेंस में क्लियरली जो है पूछ देगा 2 रचनाएं लिखो, तो क्या वो ट्रिक घंटा रहेगी याद। बाकी आपका मन जैसे भी समझ में आए, मेंस में फेल होंगे तो मेरी तरह समझ में आएगा फिर। चलिए आगे देखते हैं भूषण। भूषण जो है वो तीव त्रिविक्रमपुर में जन्मे भूषण की उपाधि ही उनकी पहचान के रूप में जाना जाता है। उनका काव्य छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल का समकालीन प्रतीत होता है, यद्यपि इनका नाम एक घनश्याम भी बताया गया है। अब नाम के बारे में किसी को आइडिया नहीं है कि उनका नाम क्या था, लेकिन हाँ जब आप इनकी रचनाएं देखेंगे तो ऐसा जरूर प्रतीक होता है कि यह छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल के समकालीन थे या उनके दरबार में थे। कुछ लोग तो राजा छत्रसाल के दरबार में भी नहीं बताए हैं, बाकी इतिहास की चीज़ें हैं, देखा गया जाएगा। रचनाएं जो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, बहुत ही इम्पोर्टेंट। छत्रसाल को तो इन्होंने बहुत ही पराक्रमी बताया है अपनी रचनाओं में। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा के भी उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ये मूल ग्रंथ नहीं है। ठीक, तो चीज़ों को रिवाइज करा देता हूँ अभी मैं आपको। भूषण जो थे वह छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के समकालीन थे। वीर रस प्रधान कविताएं या रचनाएं थी इनकी। इनकी प्रमुख रचना में शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक थे। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, यह भी इनकी रचनाएं मानी गई हैं। अगले कवि हैं कवि पद्माकर। 1725 में सागर के विद्वान तेलंग ब्राह्मण पंडित मोहनलाल भट्ट के यहाँ जन्मे पद्माकर का मूल नाम प्यारेलाल था। पद्माकर सितारा, जयपुर, ग्वालियर आदि राजाओं के दरबार में रहे। इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, जो कि इनकी पहली रचना है जो वीर रस में लिखी गई। जयपुर के महाराजा जगजीत सिंह के नाम पर लिखा जग विनोद उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो पद्माकर के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनका जन्म, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है वो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो इनका जन्म सागर में हुआ है। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पद्माकर समारोह भी सागर में आयोजित किया जाता है हर वर्ष। और इनकी रचनाएं जो हैं हिम्मत बहादुर याद रख लीजिए और जग विनोद याद रखिए। वैसे ये रचनाएं अभी तक नहीं पूछी गई है, यही पूछा जाता है जन्म कहाँ पे हुआ था। चलिए कुछ अन्य रचनाएं हैं पद्माकर की, जैसे कि प्रबोध पचासा, जय सिंह विरुदावली, हितोपदेश भी एग्जाम में आया हुआ है। अली जाह प्रकाश, गंगा लहरी भी आया हुआ है, और राग रसायन। तो आपको हितोपदेश और गंगा लहरी याद कर लेना है पद्माकर के बारे में। सागर में जन्म हुआ ये कभी नहीं भूलना है। तो अभी कुछ जो इतिहासकारों की कुछ संज्ञाएं हैं, जैसे कालिदास को महाकवि और भारत का शेक्सपियर कहा गया है। भवभूति को अम्बेक और भारत के मिल्टन कहा गए हैं। आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत या रीतिकालीन प्रथम कवि। रीतिकालीन मतलब जो राजा की एकदम लंबी लंबी खूब लंबी चौड़ी बड़ाई करे, इससे महान इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, एक भारतीय आत्मा। ठीक, तो ये कुछ इतिहासकारों की संज्ञाएं हैं। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम आधुनिक साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।